नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मनेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। लांजी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृद्धि को दिल्ली पुलिस ने भोपाल से किया गिरफ्तार। पूर्व विधायक किशोर समृद्धि ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर सेंट्रल विस्टा को उड़ाने की धमकी दी थी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने ट्रांसफर नीति के विरोध में बैंक में जड़ा ताला, शुरू की 2 दिवसीय हड़ताल, उपभोक्ता हुए परेशान। जिला अस्पताल में ओपीडी के समय में हुआ परिवर्तन, जानकारी के अभाव में मरीज हुए परेशान। शिक्षकों की जारी हड़ताल से प्रभावित हो रही शैक्षणिक व्यवस्था। नगर विकास से जुड़ी समस्याओं को लेकर कांग्रेसी पार्षदों ने नगर पालिका अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन, विस्तार पूर्वक चर्चा करने परिषद की बैठक आहूत करने की मांग की। मुख्यमंत्री ड्यूटी से घर वापस लौट रहे एएसआई देवराम पटले की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर गहरा शोक जताते हुए जिला क्षत्रिय पवार समाज बालाघाट के द्वारा दिवंगत पटले को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग की, जहां उन्होंने स्वर्गीय पटले को शहीद का दर्जा देकर उनके परिवार से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और आर्थिक सहायता के रूप में 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिए जाने की मांग की। इसके अलावा जिला क्षत्रिय पवार समाज संगठन के द्वारा परसवाड़ में महाराजा राजा भोज की प्रतिमा को खंडित करने वाली घटना पर ऐतराज जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने और प्रतिमा खंडित करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की। उस मांग को लेकर उन्होंने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा। अपर कलेक्टर श्री गोविंद मरकाम को सौंपे गए इस ज्ञापन में उन्होंने संबंधित दोनों विषयों पर चर्चा करते हुए इन मांगों को तत्काल पूरी किए जाने की गुहार लगाई। जहां उन्होंने प्रतिमा खंडित करने वाली घटना पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रशासन को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है, जिसमें उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर दोषियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई न होने पर सड़क पर उतरकर आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी। राजा भोज की जय, राजा भोज की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, और एकता जिंदाबाद, और एकता जिंदाबाद, और एकता जिंदाबाद, खत्री पवार जिंदाबाद, खत्री पवार जिंदाबाद। 5 सितंबर को सीएम महोदय का कार्यक्रम था बालाघाट जिले में, और उस उनकी ड्यूटी में लगे हुए अपने एएसआई श्री बिशन जी देवराम पटले जी, जिनका ड्यूटी के दौरान सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो चुकी, तो हमारी शासन से यही मांग है कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और साथ ही साथ उनके परिवार का भरण पोषण हेतु उन्हें जो आर्थिक सहायता जो है कम से कम 1 करोड़ रुपए राशि दी जाए। और जीवन यापन उनका जो परिवार के लिए तो ठीक है, एक परिवार से उनके परिवार से किसी भी सदस्य को शासकीय सेवा में नौकरी प्रदान करें, यही हमारी शासन से मध्य प्रदेश सरकार से मांग है। और दूसरी मांग है कि हमारे राजा भोज जो हमारे पवार समाज के वरिष्ठ और आराध्य देव के तुल्य वो हमारे यहाँ पूजनीय हैं, उनकी प्रतिमा को लामता चरेगांव क्षेत्र में, परसवाड़ा क्षेत्र में, वहाँ पर उनके प्रतिमा को खंडित किया गया है, जो एक घोर निंदा का विषय है। और जो घटना घटी है उसकी मजिस्ट्रियल जांच होना चाहिए और दोषी व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि समाज के बीच में जो काफ़ी आक्रोश फैला हुआ है, कभी भी कोई घटना घट सकती है, इसलिए वो प्रतिमा का जो जिन्होंने विध्वंस किया है या जो क्षति पहुंचाई है, उससे हमारे समस्त पवार समाज के लोगों के मन में आत्मा को जो चोट पहुंची है, वो काफ़ी दुखी परिवार है और आक्रोशित परिवार है। अब ये पवार समाज कि हमारे आराध्य जो हैं उनकी प्रतिमा को जिन दुर्भावनाओं के साथ उन्होंने अपना खंडित किया है, वो क्षमा योग्य नहीं है। इसलिए शासन से मांग है, कलेक्टर महोदय से भी मांग है, और हम लोग एसपी महोदय के पास भी जाएंगे कि भी इनको जांच कराई जाए, और जांच कराने के बाद जो दोषी व्यक्ति हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें, ताकि ऐसी कोई कार्यों की पुनरावृत्ति पुनः न हो, किसी भी समाज के लिए यह उचित।
मध्य प्रदेश शासन के द्वारा शासकीय अस्पतालों में ओपीडी के समय में परिवर्तन किया गया तथा ओपीडी का नया टाइमिंग सोमवार से ही लागू कर दिया गया। इसके अनुसार ओपीडी सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक तथा शाम को 5 बजे से 6 बजे तक लगना शुरू हो गई। मैं पहले दिन से ही ओपीडी के नए टाइमिंग को लेकर लोगों की ओर से परेशानी सामने आना शुरू हो गई है। शाम की ओपीडी में विशेषज्ञ चिकित्सक शाम 5:30 बजे तक नहीं पहुंचने पर लोगों के द्वारा नाराजगी जताई गई तथा ओपीडी के समय में शाम 5 बजे के बजाय 4 बजे किए जाने की बात कही। आपको बताएं कि इसके पूर्व विगत कुछ वर्षों से ओपीडी का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक का रहता था। इस दौरान बीच में 1 घंटे का लंच अवकाश रहता था, लेकिन अभी जो नया टाइमिंग आया है उसके अनुसार ओपीडी के समय में परिवर्तन सोमवार से किया गया। जो पुरानी टाइमिंग थी उसी के अनुसार ही सोमवार को लोग पहुंचे, जिसके कारण लोगों को चिकित्सक को जांच कराने व ओपीडी पर्ची के लिए काफ़ी इंतजार करना पड़ा। जिला अस्पताल में अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। इलाज कराने के बाद उन्हें अपने गांव भी जाना होता है। कई लोग ऐसे भी देखे गए जो दोपहर में 12 बजे से जिला अस्पताल पहुंचे थे, जिन्हें शाम 5:30 बजे तक इंतजार करना पड़ा। कुछ लोगों के द्वारा यह भी बताया गया कि डॉक्टर के द्वारा चेक करना जरूरी है, इसलिए भी शाम होने के बावजूद भी डॉक्टर का इंतजार कर रहे। शाम की ओपीडी का समय 5 बजे के बजाय 4 बजे कर दिया जाए तो यहाँ लोगों के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। कब से आना हुआ यहाँ यहाँ पहले से मेरे को गए थे, टेबलेट मिली, यहाँ दवाई मिलती मुझे। पर आज कैसे आया अभी शाम में? दवाई के नहीं, वो नातिन को रिपोर्ट दिखाना है। अच्छा, तो डॉक्टर है अभी यहाँ? नहीं, अभी डॉक्टर साहब आएंगे। क्या बताएं कि 5 बजे आएंगे डॉक्टर साहब। ऐसा बोले? तो 5 तो बज गया है। आएंगे पर अभी नहीं आया। अभी नहीं आए। अच्छा, कितने देर से आए हैं आप? यहाँ तो हम सवेरे से बैठे, 12 बजे से बैठे हैं। तो क्यों 12 बजे से बैठे तो क्या? रिपोर्ट अब भी मिली हमको 1 घंटा पहले। और डॉक्टर सो गए ठीक है नहीं उस समय? डॉक्टर थे कि नहीं जब आप दिखाए? जरूर थे डॉक्टर साहब। अभी फिर दोपहर के बाद नहीं मिले? नहीं, अभी डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, क्या होना चाहिए था आपके साथ जैसे? अभी की रिपोर्ट लिखेंगे, देखेंगे और दवा लेंगे। क्या जिस अच्छा, कितने देर से खड़े हैं आप? 4 बजे से खड़े हैं। तो क्यों? ये पंजन की ऑफिस काउंटर बंद है। अच्छा, क्यों आए थे यहाँ पर आप? ये अपने थायराइड के दवा लेके। चेक हुई अपनी जाँच की? नहीं, थायराइड चेक हो गया, उसकी दवा कंटिन्यू लगा। तो क्या समस्या जा रही है अभी आपको? समस्या ये है कि 4 बजे से काउंटर चालू हो जाना चाहिए, जो नहीं हो पाता है तो पब्लिक को दिक्कत होती है। अच्छा, ये अभी काउंटर बंद है जी। अच्छा, 5 बजे से ओपीडी प्रारंभ हुई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? 5 बजे का टाइम तो लेट है मेरे ख्याल से। ऐसे 4 बजे से चालू होना चाहिए, 4 से तो 6 तक चलना चाहिए। यहाँ पर यहाँ पे इलाज कराने आए थे। काय का इलाज कराने के लिए आए थे? ये घुटने में दर्द है। अच्छा अच्छा, तो वह इलाज आपका? नहीं, वहाँ उन्होंने खून की जांच और पेशाब की जांच करने लिख दिए हैं थे। तो जांच के लिए वहाँ गए थे पैथोलॉजी लैब में। वहाँ जांच हुई पर हमको रिपोर्ट मिली 4 बजे। जी हाँ, तो क्या परेशानी जा रही है इसमें? अब डॉक्टर 5 बजे आएंगा बोल रहे, तो डॉक्टर अभी तक आए नहीं हैं। कितना बच गए? अभी तो 5:15 बज चुके हैं, कोई डॉक्टर नहीं है। कोई डॉक्टर नहीं है। अब कैसा करेंगे? अब क्या करेंगे, वापस जाना पड़ेगा। क्या चाहते हैं? हम चाहते कि समय पे डॉक्टर आए और ये जो 5 बजे का टाइम है इसको 4 बजे किया जाए कम से कम, क्योंकि घर जाने में परेशानी होती है काम के समय। सहूलत होगी, 4 से 5 होता है। वहीं इस संबंध में चर्चा करने पर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन संजय दबड़घाव ने बताया कि आज पहला दिन है। 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक एवं शाम को 5 बजे से 6 बजे तक ओपीडी रहती है। लोगों के द्वारा जो जांच कराई जाती है उसकी रिपोर्ट 4-5 बजे तक आती है। इससे डॉक्टर को चेक करने में सहूलियत भी होगी। सरकार के निर्देश के अनुसार ओपीडी का समय परिवर्तित किया गया है। निर्देश का पालन किया जाता है। विशेषज्ञ डॉक्टर शाम को राउंड में आते हैं तो डॉक्टर उपलब्ध हो जाते हैं। आज पहला दिन है। प्रातः 9 बजे से 2 बजे तक रूटीन ओपीडी रहेगी और शाम को 5 से 6 जो ओपीडी रहती है उसमें जो लोग ब्लड टेस्ट या वो सब कराएं उनकी रिपोर्ट उनको 5 बजे तक मिल जाएगी। तो शाम को 5 से 6 में जो विशेषज्ञ भी अगर राउंड पे आते हैं तो वो शायद उसमें भी उनको फ़ायदा हो जाएगा कि वो रिपोर्ट उनको दिखा सकते हैं। पहला दिन है, किस तरह का देख रहे हैं यहाँ पर जिला अस्पताल में? अभी पहले दिन के हिसाब से तो 5 से 6 में काफ़ी लोगों को देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज पहला दिन है तो शायद लोगों को मालूम नहीं है तो भीड़ नहीं रहेगी, लेकिन आप खुद ही देख रहे हो कि ओपीडी में अभी अच्छी उपस्थिति है फिलहाल। सर, लोगों ने एक नाराज़गी भी जाहिर की कि अगर 4 बजे से अगर स्टार्ट कर दिया जाता तो शायद जो दूर से आने वाले जो लोग हैं उनको अपने गंतव्य तक जाने में आसानी हो जाती। तो अब ये तो हमारे हाथ में नहीं है, जो सरकार के निर्देश हैं उसके हिसाब से हमने 5 से 6 रखा है। ठंड के दिनों में जैसे पुराने ओपीडी चलती थी तो ठंड के दिनों में उनके ऊपर से निर्देश आए थे कि आप ठंड में 4 से 5 कर सकते हैं। तो वैसे कोई आदेश आए तो अपन जैसी ठंड हो जाती चालू हो जाती है, अंधेरा जल्दी हो जाता है तो हम 4 से 5 कर देंगे। वो दिशा निर्देश आने के ऊपर।
एक तरफ देश भर में आजादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं आज भी जिले के कई ऐसे गांव हैं जहां के बाशिंदे समस्याओं से जकड़े हुए हैं। यहां सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं पहुंच सकी। ताजा मामला बैयर क्षेत्र के एक ग्राम कटंगी से आमगांव पहुंच मार्ग का है, जहां के ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत स्वीकृत उक्त मार्ग का त्वरित निर्माण किए जाने की मांग की। ज्ञापन सौंपने पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि कटंगी से आमगांव पहुंच मार्ग शासन के द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत वर्ष 2017 में स्वीकृत हुआ था, जिसमें ठेकेदार के द्वारा सड़क खोद कर रख दी गई। वहीं सड़क में मिट्टी डालकर आधा अधूरा कार्य किया गया। इस वजह से सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जिसमें बरसात का पानी जगह जगह जमा हो रहा है। वहीं ठेकेदार के द्वारा करीब 5 साल बीत जाने पर भी उक्त सड़क का निर्माण कार्य नहीं कराया गया, जिससे ग्रामीण बेहद ही परेशान है। वहीं पिछले दिनों हुई जोरदार बारिश में शेरपार तालाब फूट जाने से कटंगी आमगांव के बीच बना पुलिया भी बह गया, जिससे कई गांवों के ग्रामीणों को आवागमन करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिस पर अपनी नाराजगी जताते हुए उन्होंने वर्ष 2017 से स्वीकृत की गई कटंगी आमगांव पहुंच मार्ग का त्वरित निर्माण किए जाने और बरसात में बहे पुल को दोबारा बनाकर उक्त मार्ग की क्षेत्रवासियों को आवागमन शुरू कराए जाने की मांग की। जहां ग्रामीणों के द्वारा मांग पूरी न होने पर आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन कर आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी। रोड के संबंध में आया था सर, बैहर से आमगांव मार्ग जो 2018 में स्वीकृति हुई थी, अभी तक के पूर्ण नहीं हुआ है और अभी वर्षा के पानी से तालाब के फूटने से पुल भी बह गया है। तो वहाँ के ग्राम वाले जैसे आमगांव पंचायत और कटंगी पंचायत में आवागमन अवरुद्ध हो गया। मध्य प्रदेश शासन की लैपटॉप योजना के अंतर्गत इस वर्ष शासन से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसके अनुसार जिन बच्चों ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए, उन सभी छात्र छात्राओं को लैपटॉप योजना का लाभ दिया जाएगा। यहां आदेश आने की जानकारी लगते ही मेरिट में आने वाले सभी छात्र छात्राओं में हर्ष व्याप्त हो गया। आपको बताएं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा शासकीय एवं अशासकीय स्कूल में अध्ययनरत जिन छात्र छात्राओं के द्वारा कक्षा 12वीं में बेहतर परीक्षा परिणाम लाते हुए मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना में अपना नाम दर्ज कराया जाता है, उन्हें लैपटॉप योजना के अंतर्गत उनके बैंक खातों में लैपटॉप के लिए 25,000 रुपये की राशि डाल दी जाती है। जो जानकारी सामने आई है उनके अनुसार आगामी 3 अक्टूबर को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री के द्वारा मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के कार्यक्रम में क्लिक करते ही ऐसे मेधावी छात्रों के बैंक खातों में लैपटॉप की राशि चली जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार कल तक की स्थिति में जानकारी थी कि इस वर्ष 85% या उससे अधिक अंक अर्जित करने वाले छात्र छात्राओं को ही लैपटॉप योजना का लाभ दिया जाएगा। इससे काफ़ी छात्र छात्राएं एवं इस मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना से वंचित हो रहे थे। कल तक की स्थिति में शिक्षा विभाग के पास इस लैपटॉप योजना के लिए जो आंकड़ा था, उसके अंतर्गत 270 छात्र छात्राओं को ही लैपटॉप के लिए राशि मिलने वाली थी। लेकिन सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जो निर्देश मिले हैं, उनके अनुसार अब बालाघाट जिले के 1274 छात्र छात्राओं को मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना का लाभ दिया जाएगा। या कहे कि यह नए निर्देश आने से 1004 नए छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। आप सही कह रहे हैं। बीच में 2-3 दिन पहले मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग से पत्र जारी हुआ था, पत्र, जिसमें 12वीं में ऐसे बच्चे जिन्होंने 2022 की परीक्षा में 85% अंक या इससे अधिक अंक प्राप्त किया है, ऐसे बच्चों को लैपटॉप योजना के अंतर्गत हितग्राही विद्यार्थी के रूप में चिन्हांकित किया गया था। आयुक्त महोदय ने आज अभी ही 3 बजे VC ली हैं और उस VC में उन्होंने निर्देशित किया है कि 2022 की बोर्ड परीक्षाओं में कक्षा 12वीं में ऐसे समस्त विद्यार्थी जिन्होंने 75% या उससे अधिक अंक अर्जित किया गया है, अंक अर्जित किए हैं, ऐसे समस्त विद्यार्थी लैपटॉप योजना के लिए हितग्राही विद्यार्थी के रूप में चिन्हांकित किया गया है। नगर के विकास एवं विभिन्न समस्याओं को लेकर कांग्रेसी पार्षदों के द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर को सोमवार की दोपहर में ज्ञापन सौंपा गया, जिसके माध्यम से उन्होंने नगर की जनता को 2 वक्त पानी नहीं मिलने, साफ सफाई तथा निर्माण कार्य बंद होने जैसी समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा करने को लेकर नगर पालिका परिषद की बैठक आयोजित करने की मांग की गई। ज्ञापन के संदर्भ में चर्चा करने पर नगरपालिका बालाघाट के कांग्रेस पार्षद दल के नेता कारू लिल्हारे ने बताया कि जल आवर्धन योजना के अंतर्गत नगर के नागरिकों को 2 वक्त पानी नहीं मिल पा रहा है। साथ ही नगर की सफाई व्यवस्था बहुत अधिक अव्यवस्थित है। भौगोलिक स्थिति के अनुसार कचरा वाहन और लेबर व्यवस्था भी जरूरी है। लंबे समय से निर्माण कार्य बंद पड़े हुए हैं। अम्बेडकर चौक से हनुमान चौक तक
नाला निर्माण बंद पड़ा है। इन सब मुद्दों को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष को कहा गया है कि इन मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए परिषद की बैठक आयोजित की जाए, क्योंकि चुनाव हुए 2 माह हो गए हैं। नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा चार्ज लिए हुए 1 माह का समय हो गया है, लेकिन नई परिषद का गठन भी हो चुका है। ऐसा कुछ नगर में नहीं दिख रहा है। आज हम सभी कांग्रेसी पार्षदों ने माननीय अध्यक्ष जी को एक लिखित आवेदन पत्र दिए हैं, जिसमें नगर की प्रमुख समस्याएं वार्डों के साथ साथ जैसे जल आवर्धन योजना के अंतर्गत आज तक नागरिकों को 2 वक्त पानी नहीं मिल रहा है। इस समस्या पर हम विस्तार से चर्चा चाहते हैं। नगर की सफाई व्यवस्था बहुत ही अव्यवस्थित है, हम इस पर विस्तार से चर्चा चाहते हैं। इस पर हम भौगोलिक स्थिति के अनुसार कचरा वाहन और लेबर व्यवस्था चाहते हैं। लालबरा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत टेंगनी खुर्द के सरपंच श्रीमती अनीता राणा, सरपंच पति धनेन्द्र राणा व कुछ ग्रामीणों के द्वारा रोजगार सहायक प्रफुल्ल बिसेन पर झूठा आरोप लगाकर गत दिवस कलेक्टर को गलत शिकायत करने के आहत 77 ग्राम पंचायत के रोजगार सहायकों ने 19 सितंबर को जनपद पंचायत में आयोजित मासिक बैठक का बहिष्कार कर दिया। रोजगार सहायक संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि ग्राम पंचायत टेंगनी खुर्द के ग्राम रोजगार सहायक प्रफुल्ल बिसेन पर सरपंच व सरपंच पति के द्वारा भिन्न प्रकार के झूठे व गलत आरोप लगाए गए हैं, जिससे लालबरा विकासखंड के समस्त रोजगार सहायकों में आक्रोश व्याप्त है। इसलिए 19 सितंबर को जनपद में आयोजित मासिक बैठक का बहिष्कार कर 1 दिन का सामूहिक अवकाश लिया गया है और शासन प्रशासन से मांग है कि टेंगनी खुर्द सरपंच व सरपंच पति एवं कुछ ग्रामीणों के द्वारा रोजगार सहायक के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर पद से हटाने की जो शिकायत की गई है उसकी निष्पक्ष जाँच करवाई जाए और बिना जांच किए कार्रवाई की जाती है तो रोजगार संगठन के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। हमारे एक टेंगनी खुर्द के जो प्रफुल्ल बिसेन ग्राम रोजगार सहायक पर जो भी आरोप लगाया जा रहा है वो निराधार है। उस वहाँ पेपर की कटिंग आई, हमने पढ़ा वहाँ पर कि 2005 में एक व्यक्ति वहाँ का गया, प्रफुल्ल बिसेन के द्वारा 2000 की मांग की गई, जो गलत है। 2005 में तो कभी भी रोजगार सहायक की भर्ती नहीं हुई थी, तो इसका प्रश्न ही नहीं है और ये निराधार है उसका। और इससे क्या है कि उस अकेले की छवि खराब नहीं हो रही है, हमारी 77 GRS लोगों की छवि खराब हो रही है। हमारे संगठन के द्वारा उसको बताया भी जा रहा है। यहाँ पर हमने जनपद पंचायत में सरपंच महोदया थी, उनके सरपंच के पति भी थे और प्रफुल्ल बिसेन APO सर के सामने उनको समझाया कि काम करेगा और उस दिन से वह काम कर रहा है। हमारे संगठन बार बार उसको है ना, हमारे संगठन को वो अवगत भी करा रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ। कल उनने एक फ़ोटो भी खींची, CO साहब ने उसके लिए गुड भी लिखा, यानी वो निरंतर काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ की सरपंच या सरपंच पति उनको प्रताड़ित कर रहे हैं और उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित। इसकी हम रोजगार सहायक संगठन एवं सचिव संगठन घोर निंदा करते हैं। आज जो बैठक आउट थी तो आपने बैठक अटेंड किए कि नहीं? बैठक का हमने आज बहिष्कार कर दिया, क्योंकि हमारे जब तक रोजगार सहायक की जो सम्मान पर टीका टिप्पणी है उसके लिए हम वहाँ के सरपंच का विरोध करते हैं। तो 1 दिवसीय रहेगा आपका ये विरोध? आज तो 1 ही दिवसीय हमारे लिए। क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं कि रोजगार सहायक जब काम कर रहा है, अब नए सरपंच आए हैं, अभी 3 महीना हुआ है आपको, तो उसको समझें और उसको अच्छे ढंग से काम करने दें। तो ये पहली पंचायत में मामला आएगा और पहली पंचायत में मामला आएगा। वारासोनी थाना के अंतर्गत ग्राम गर्रा लालबरा रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल की ठोकर से साइकिल सवार एक युवक घायल हो गया है। घायल युवक कुलदीप पिता ब्रजलाल विजयवार 19 वर्ष वार्ड नंबर 20 गर्रा निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुलदीप मजदूरी करता है, जिसके परिवार में माता पिता और भाई भी है। बताया गया है कि 19 सितंबर को 10:30 बजे कुलदीप साइकिल से गर्रा डिपो के पास चमन टोला मकान निर्माण में काम करने के लिए जा रहा था। गर्रा से लालबरा रोड पर स्थित पेट्रोल पंप के पास लालबरा की ओर से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल ने कुलदीप की साइकिल को ठोस मार दी। मोटरसाइकिल की ठोकर से कुलदीप साइकिल सहित गिरने से घायल हो गया, जिसे 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है। नए सेंट्रल विस्टा भवन के निर्माण को लेकर लांजी के पूर्व विधायक किशोर समृद्धि के द्वारा कुछ मांगों को लेकर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी गई थी, जिसमें दिल्ली के सेंट्रल विस्टा भवन के निर्माण में घोटाले का उल्लेख कर अपनी विभिन्न मांगों पूरी नहीं होने पर सेंट्रल विस्टा भवन को उड़ाने की उन्होंने धमकी दी थी, जिस पर दिल्ली पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृद्धि को रविवार की रात्रि 8 बजे भोपाल स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया गया।
इस मामले की जानकारी लगते ही जिले में इसकी काफी चर्चा रही। बताया जा रहा है कि सोमवार की शाम को पुलिस पूर्व विधायक किशोर समृद्धि को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस मामले में कार्रवाई आईवी टीम के द्वारा की जा रही है। श्री समृद्धि के ऊपर विस्फोटक अधिनियम के तहत प्रकरण बनाते हुए कार्रवाई की गई है। इस पूरे मामले की जानकारी लगते ही पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने पत्रकार वार्ता लेकर पूर्व विधायक किशोर समृद्धि पर की गई कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या करते हुए बेवजह जबरन गिरफ्तार किया जाना बताया जा रहा है। श्री मुंजारे ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि पूर्व विधायक किशोर समृद्धि को रविवार की रात्रि में ही गिरफ्तार कर लिया गया, भोपाल की पुलिस के द्वारा, और कोराड़ थाने में बिठाल कर रखा गया। उन्हें जबरन गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार की कार्रवाई कर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इससे किसी को भी अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक को बिना वजह गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने पत्र के माध्यम से मांग की गई कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को नई दिल्ली में बनना है, जिसमें लोकसभा भवन, प्रधानमंत्री आवास और उनकी एजेंसी बन रही है, जो लगभग 20,000 करोड़ रुपए का बन रहा है। भारत एक गरीब देश है, यहाँ महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, उस पर सरकार के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और जनता की गाड़ी कमाई को बर्बाद किया जा रहा है। उस पर श्री समृद्धि ने सवाल उठाया। लोकसभा भवन, प्रधानमंत्री आवास अभी इस ठीक स्थिति में है, तो अभी इसकी जरूरत क्या है? बड़े जोर शोर से बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाला है, तो चाय बेचने वाले को 8,000 करोड़ रुपए का मकान क्यों चाहिए? सरकार ने महंगाई, बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा ये सेंट्रल विस्टा, महंगाई, बेरोजगारी, इसका खत्म करो, इसका समाधान करो, ये बहुत गलत हो रहा है। और जितनी मैंने बात कहा उन्होंने सवाल उठाया। स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाया उन्होंने, प्राइवेट स्कूलों पर सवाल उठाया उन्होंने ये भी कहा कि यदि बंद नहीं करोगे तो मैं इस प्रोजेक्ट को बम से उड़ा दूंगा। ये कहा इस उन्होंने कहा कि मैं उड़ा दूंगा, लेकिन उड़ा दूंगा बोला है तो वो स्वाभाविक आक्रोश है, एक जनता का। किशोर समृद्धि का आक्रोश नहीं है, वो जनता का आक्रोश, स्वाभाविक आक्रोश जो होता है। बोलेगा कि भी ये नहीं करोगे तो मैं यह कर दूंगा, उड़ा दूंगा मैं। देखो कोई उन्होंने उड़ा दिया क्या? कोई ऐसी चीज कोई उन्होंने की है क्या अभी वहां पे? तो वहां मौके पे कोई ऐसी चीज पकड़ाई है क्या कि वहां सेंटर विस्टा में कुछ लगा दिया उन्होंने? ये अपराध क्या बना है, कुछ आइडिया है क्या? 24 घंटे से ज्यादा तो हो गया होगा। धारा ये सब चीजों को सेंटर विस्टा उसमें मेन चीज है, लेकिन वो सारी बातें उसमें हैं, तो इसी आधार पर उनको गिरफ्तार कर लिया उन्होंने। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसका समाधान करना चाहिए, वो सवाल उठा रहे हैं।